हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूं फैजान और स्वागत है आपका कहानी के एक और इस एपिसोड में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। चंबल में बहुत से डाकू पैदा हुए, लेकिन आज जिस डाकू की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसे चंबल के डाकुओं का राजा कहा जाता था। किंग ऑफ डकैत डाकू मलखान सिंह। चंबल का सबसे अमीर, सबसे रईस डाकू। चंबल का वो डाकू जिसके पास सबसे ज्यादा एडवांस हथियार थे, जो विदेशों से आते थे। हाथ में इटालियन दूरबीन रखना, जब निकलना तो हाथ में लाउड स्पीकर लेकर चलना, ऐलान करते हुए। एक ऐसा डाकू जिसके डर और दहशत से आसपास के 6-7 जिलों में रेप की वारदात कम हो गई थी, क्योंकि डाकू मलखान सिंह का फरमान था कि अगर किसी ने किसी महिला या लड़की पर बुरी नज़र डाली या शोषण किया या उसके साथ रेप किया तो उसकी सज़ा सिर्फ एक है कि चौराहे में खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। तो कहते हैं कि उसके दहशत की वजह से वाकई में रेप की वारदात कम हो गई थी। कौन है ये मलखान सिंह, जिसे चंबल के डाकुओं का सरदार कहा जाता था, द किंग ऑफ डकैत। मध्य प्रदेश में एक जगह है भिंड। ये पूरा वही बेल्ट है जहाँ से बहुत सारे डाकू निकल करके आए, जिनकी कहानी आगे सुनाऊंगा किसी दिन। तो इसी भिंड इलाके में एक गांव है बिलाव। बात 60-70 की है, 1960-70। इस बिलाव गांव पर एक पुरोहित परिवार का दबदबा हुआ करता था। पुरोहित परिवार ज़्यादातर जमीन गांव में उन्हीं की, एक तरह से राज भी उन्हीं का, हुक्म भी उन्हीं का। और ये पुरोहित परिवार ताकतवर इसलिए भी हुआ करता था क्योंकि उनका एक रिश्तेदार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पर बैठा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिससे ये लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे, और इस टॉर्चर से बहुत सारे लोग परेशान थे। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था जिसकी उम्र उस वक्त लगभग 16-17 साल की रही होगी। नाम था मलखान। तो मलखान को ये दिक्कत नहीं थी कि पुरोहित परिवार क्या करता है। उस गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था, करीब 100 बीघा में वो मंदिर, और उस मंदिर की जमीन में भी पुरोहित परिवार ने कब्जा कर लिया था। और मलखान को लगता था कि मंदिर तो सबका है, फिर उस पर कब्जा सिर्फ एक परिवार का क्यों। और इस बात को लेकर मलखान और पुरोहित परिवार की एक लड़ाई शुरू होती है, और उसने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया कि ये मंदिर है, भगवान की जगह है, और पुरोहित परिवार के लोग इसके आसपास की जगह पर कब्जा कर रहे हैं। और उस वक्त पुरोहित परिवार के जो मुखिया हुआ करते थे, उनका नाम था कैलाश पंडित। तो कैलाश का दबदबा था वहाँ पर, और उसके खिलाफ मलखान ने आवाज़ उठाना शुरू किया। तो जब मलखान ने लोगों को जागरूक करना और शुरू किया, और कैलाश को लगा कि लोग जागरूक होंगे तो गड़बड़ होगी। अब चूंकि परिवार में एक मंत्री, तो पुलिस भी इनके पास। तो कैलाश पंडित ने पुलिस से कहकर मलखान को उठवा दिया, और फिर मलखान को पुलिस झूठे केस में लेकर खूब पिटाई करती है और साथ में उसे समझाती भी है। खैर, उसके बाद फिर उसे छोड़ देती है। अब मलखान वापस आता है और उसे लगा कि उसके साथ जुल्म हुआ है, और इस जुल्म से बचने का एक ही तरीका है, क्यों ना इस पुरोहित के खिलाफ पंचायत का चुनाव लड़ा जाए। और उस वक्त वही कैलाश पंडित चुनाव लड़ा करता था। तो उसने सीधा सीधा फैसला किया चुनाव लड़ने का, और फिर मलखान ने पर्चा भर दिया। अब कैलाश पंडित को कि पहले ये लोगों को उकसाया और अब चुनाव में भी खड़ा हो रहा है, तो आगे चल के और भी लोग खड़े हो सकते हैं। तो इस बार फिर कैलाश पंडित ने पुलिस के साथ साठगांठ की। अब चूंकि चाचा मंत्री थे कैलाश पंडित के, तो उसने पुलिस से कहा चंबल के कुछ डाकू, चूंकि भिंड के नज़दीक ही है, और उस वक्त एक गिरधरिया डाकू हुआ करता था, नाम लिया उसका और कहा मलखान उसका नज़दीकी है, मुखबिर है उसका इस गांव में, और डाकुओं की मदद करता है। और एक झूठा केस बनाया। फिर से पुलिस आई, फिर से मलखान को उठाकर ले गई, फिर खूब मारा पीटा। कुछ दिन तक वो जेल में रहा। अब इस बीच में मलखान के घर खूब छापे वापे भी मारे गए, क्योंकि डाकुओं के साथ रिश्ते की बात कर दी थी कैलाश ने। और जब वो बाहर आया जेल से, तो कैलाश को वो बात अच्छी नहीं लगी, और उसने फिर से पुलिस के साथ साठगांठ कर अपने ही एक रिश्तेदार के कत्ल का इल्ज़ाम, पहली बार मर्डर का, मलखान के ऊपर लगा दिया। पुलिस एक मर्डर के इल्ज़ाम में पहली बार मलखान को पकड़ती है, जो कैलाश पंडित ने लिखवाया था। अब वो जेल जाके सोचता कि कैसे बदला ले। उससे पहले ही मलखान के एक दोस्त का कत्ल हो जाता है, और ये बात जब मलखान को पता चलती है जेल में, तब मलखान को लगता है कि अब बस बहुत हो गया। वो सारी लड़ाई लड़ रहा था उस मंदिर और उसकी ज़मीन को लेकर, लेकिन उस पर झूठा इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगता जा रहा है, और अब उसके दोस्त का कत्ल भी हो गया है। तो इसी के बाद मलखान ने कहा कि उसे अब अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, और फिर वो जेल से भागता है एक पेशी के दौरान। और भागने के बाद वो गांव भी नहीं जा सकता था। वो यूपी के अलग अलग जगह गया जहां उसके रिश्तेदार रहते थे।
फिर उसने अपने चचेरे भाई और दोस्तों के साथ मिलकर ये तय किया कि वो पुरोहित परिवार से बदला लेगा, और इसी के बाद उसने चंबल का रुख किया और अपना छोटा मोटा एक गैंग बनाया। उस वक्त इसके गैंग में ज़्यादातर इसके रिश्तेदार और दोस्त ही थे। अब इसके बाद ये हुआ कि बदला लेने के लिए हथियार कहाँ से लाएं, हथियार के लिए पैसे चाहिए। उसी के बाद चंबल जाने के बाद किडनैपिंग वसूली, रैमसन। तो किडनैपिंग की तो कुछ पैसे आए तो फिर हथियार। हथियार खरीदने के बाद मलखान अपने साथियों के साथ उसी गांव में घुसकर कैलाश पंडित, जिसकी वजह से उसे लगा कि चंबल का रुख करना पड़ा, वो वहां उसके ऊपर हमला कर देता है अपने साथियों के साथ। 6 गोली लगने के बाद भी कैलाश पंडित बच जाता है, लेकिन एक दूसरा शख्स मर जाता है। इसके बाद मलखान को लगता है एक ताकतवर शख्स के ऊपर हमला किया है, पुलिस पीछे पड़ेगी, और वाकई ऐसा होता भी है। अब लगातार पुलिस मलखान को ढूंढ रही है। मलखान के पास अब कोई जगह तो थी नहीं रहने को, तो उसने कहा कि अब चंबल का ही बिहड़ को अपना परमानेंट अड्डा बना लेना चाहिए। लेकिन उसे लगा कि वो इन मामूली हथियारों के बल पर यहाँ राज नहीं कर सकता, और इसीलिए उसने इसके बाद बहुत सारी किडनैपिंग शुरू कर दी। कहते हैं चंबल के इतिहास में इतने कम वक्त में किसी डाकू ने और बहुत सारे को मिलाकर भी इतनी किडनैपिंग किसी ने नहीं की होगी जितनी अकेले मलखान ने कर दी, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। तो उससे उसने लाखों रुपए कमाए, और अब तक उसकी 100 लोगों की टीम लगभग हो गई थी। चंबल में ऐसा बहुत ही कम डाकू हुए जिनकी 90-100 लोगों की टीम हो। तो उसने 90-100 लोगों की टीम बना ली। अब धीरे धीरे उसकी पकड़ बढ़ने लगी। तो अब एक साथ 3-3 स्टेट, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में मलखान का दबदबा हो गया था। उसकी गैंग भिंड, मुरैना, इटावा, जालौन, आगरा, धौलपुर, इन सब जगहों पर एक्टिव थी। इस 5-6 जगहों पर खास तौर पर। अब जब इतनी सारी किडनैपिंग की तो पैसे आए, और पैसों का मकसद एक ही था। और फिर चंबल का इकलौता और पहला डाकू मलखान सिंह बना, जिसने इन पैसों से कहा न सिर्फ अपनी बल्कि गैंग की जान बचानी है तो हथियार अच्छे होने चाहिए। और उसने देखा था कि पुलिस के पास किस तरीके के हथियार है पुराने ज़माने की, बाबा आदम ज़माने के। तो उसने सबसे पहले सेल्फ लोडिंग अमेरिकन राइफल मंगाई। इसके अलावा इटालियन दूरबीन मंगाई ताकि दूर से ही सारी एक्टिविटी पर नज़र रख सके। इसके अलावा उसके पास AK-47 कार्बाइन जैसे हथियार थे, और इधर पुलिस के पास वही बाबा आदम के ज़माने के हथियार थे। और इन हथियारों के आने के बाद मलखान और मलखान की गैंग बहुत ताकतवर हो गई, और जैसे जैसे ये ताकतवर होते गए नाम होने लगा। तो उस वक्त भी चंबल में और बहुत सारे अलग अलग गैंग एक्टिव थे डाकुओं का। तो उन्हें जलन होने लगी मलखान से कि हम भी चंबल में हैं, लेकिन ये अभी अभी आया और इसका इतना नाम हो गया, लोग डरते हैं इससे और पैसे देते हैं। तो कहते हैं इसीलिए कई बार आपस में मुठभेड़ भी हो गई मलखान गैंग और दूसरे डाकुओं की। लेकिन इस दौरान में हुआ ये कि मलखान ने अपने लोगों को ये हुक्म दे रखा था कि चंबल के अंदर जितने भी बागी हैं, डाकुओं को वहाँ बागी ही कहते हैं, मलखान खुद को भी बागी ही कहलवाना पसंद करता था। तो उसने कहा चंबल के अंदर जितने भी बागी गैंग हैं उनसे आमना सामना हो तो कभी भी उनके सर सीने में गोली मत मारना, हाथ या पैर पर मारना, मतलब उनकी जान नहीं लेनी है, क्योंकि वो हमारी तरह ही बागी हैं। और ऐसे कई मुठभेड़ हुए जिसमें सामने वाला घिर गया, जिसमें उसकी जान जा सकती है, और उनको मौका मिले तो वो मलखान के लोगों को सीधा मार दें। लेकिन मलखान का हुक्म, इसीलिए उनके हाथ या पैर पर गोली मारकर जिंदा छोड़ दिया जाता। धीरे धीरे ये बात चंबल के पूरे डाकुओं तक ये बात पहुंची, और यहीं से जो दूसरे गैंग डाकू जो मलखान को अपना दुश्मन मान रहे थे, उसके लिए इज्जत बढ़ने लगी कि ये अपने लोगों की जान भी नहीं ले रहा, चाहता तो मार भी सकता था। तो कहते हैं यही वो वक्त था जब उसे डाकुओं का राजा कहा जाने लगा, खिताब मिला। अब इसके बाद किडनैपिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी के पुलिस फोर्स लगी रही, फिर STF बनाई गई, लेकिन मलखान तक पहुंच नहीं पाई। बल्कि एक बार ऐसे ही पुलिस की मुठभेड़ में पुलिस का एक आदमी मलखान के हाथ लग गया, बाकी सब इनकाउंटर के बाद भाग गए। कहते हैं दशहरा का दिन था वो। तो जब वो पुलिस वाला हाथ लगा तो बाकी गैंग वालों का ये था कि ये पुलिस वाला है, इसे तो मारना ही मारना है। अब पुलिस वाले को मारने की ही तैयारी थी, तभी मलखान आता है और देखता है कि ये पुलिस वाला है, और अपने गैंग के लोगों से कहता है कि इसे छोड़ दो, इसे अपने घर जाने दो,
तो गैंग के लोग कहते हैं ये पुलिस वाला है, इसे कैसे छोड़ दें, अगर इसे मौका मिलता तो ये हम लोगों को मार देता। तो वो बोला, बात सही है, मगर आज दशहरा है, इसके भी बीवी बच्चे होंगे, इसके भी परिवार होगा। अगर ये मर गया और इसकी मौत की खबर सुनकर इसका पूरा परिवार मर जाएगा, टूट जाएगा, वो लोग भी जीते जी मर जाएंगे, इसीलिए इसे छोड़ दो। कहते हैं जब उस पुलिस वाले को छोड़ा गया और जब वो घर पहुंचा, उसके बाद उसने अपना ट्रांसफ़र ले लिया, सिर्फ इसलिए कि कल को इसी तरह कोई और ऑपरेशन मलखान के खिलाफ चलाया जाए तो वो उसका हिस्सा ना हो। उसके मन में मलखान के लिए कहीं ना कहीं इज्जत आ गई, तो उसने ट्रांसफ़र ले लिया ताकि वो इस तरह के किसी भी ऑपरेशन का कभी हिस्सा ना हो। लेकिन अब इधर इतने सारे केस होने लगे कि पुलिस के ऊपर भी दबाव पड़ने लगा कि मलखान को पकड़ो, लेकिन मलखान इधर धीरे धीरे पॉपुलर भी होता जा रहा। और मलखान का अचानक नाम हुआ, उसकी एक वजह ये भी थी, मलखान ने अपने गैंग में एक साफ हुक्म पास कर रखा था कि अगर मेरे गैंग के किसी मेंबर ने किसी महिला या लड़की की तरफ बुरी नज़र उठा के देखी, या मैंने सुना कि किसी के साथ जबरन ज़बरदस्ती की गई, तो उसे सीधा चौराहे पर गोली मारेंगे, चाहे फिर मेरी गैंग का ही क्यों ना हो। और गैंग जिसमें 20 मेंबर की टीम ऐसी थी जो मलखान के एक इशारे में अपनी जान देने के लिए खड़े रहते थे। तो जब ये बात फैली तो चंबल के अंदर भी सारे डाकुओं को पता चला, तो उन लोगों की नज़र में मलखान की इज्जत और बढ़ गई। और इधर कुछ वारदात ऐसी हुई जिसमें कुछ ऐसे लोगों को जिसने महिलाओं को छेड़ा या ज़बरदस्ती की, ये मलखान और उसके साथियों ने बाकायदा जाकर चौराहे में गोली मारी। ये बात जब फैली, मीडिया में आई, उस वक्त अखबारों में, तो लोगों के अंदर दहशत फैल गई। आसपास के ख़ास तौर पे 5-6 जैसे मुरैना, इटावा, भिंड, धौलपुर, आगरा, तो यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी महिला की तरफ बुरी नज़र उठा के देखें। खुद मलखान के लोग कहीं निकलते और किसी महिला के साथ आमना सामना हो जाता तो ये अपना सर झुकाकर उनके पैर छूकर आगे बढ़ जाते। और इसके बाद इन इलाकों में रेप की घटनाएं कम हो गईं और इसके बाद पुलिस के पास ऐसी रिपोर्ट आना बंद हो गई। और कहते हैं दहशत या फिर डर का असर था मलखान के, जिसकी वजह से ये रेप की वारदात कम हुई। लेकिन मलखान एक डाकू था, लगातार केसेस बढ़ रहे थे, पुलिस के ऊपर फोर्स था, करीब करीब 95 से ज़्यादा केस, किडनैपिंग, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, जबरन वसूली, इन सब के दर्जनों केस दर्ज हो चुके थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, तीनों ही राज्यों के सरहदों पर वो एक्टिव था। तीनों सरकार भी परेशान थी। फिर मजबूरी में इनाम भी रखना पड़ा 70,000, आज के ज़माने में 6-7-8 लाख होंगे, तो 70,000 इनाम भी रखा। फिर 3 स्टेट को मिलाकर पहली बार एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को बनाया गया, सिर्फ मलखान के लिए। इसमें यूपी, एमपी और राजस्थान की पुलिस फोर्स शामिल थी। इस स्पेशल टास्क फोर्स ने हर जगह छापा मारा, चंबल में, मलखान के गाँव में अपने मुखबिर के जाल बिछाए। लेकिन जो पूरा इलाका था, ख़ास तौर पर 5-6 इलाके बार बार आपको बता रहा हूँ, इलाकों में मलखान को चाहने वाले बहुत थे और कोई भी मलखान के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। और यही पुलिस और एसटीएफ की नाकामी थी कि मलखान की मूवमेंट, मलखान का गांव जाना, मलखान का शादी ब्याह अटेंड करना, ये सारी चीज़ें होती थीं, पर कोई खबर करने को तैयार नहीं था और मलखान के खिलाफ कोई मुखबरी करने को भी तैयार नहीं था। तो एसटीएफ महीनों लगी रही, बहुत सारे पैसे खर्च हुए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त की उसकी भी मदद थी एसटीएफ के साथ काम करने के लिए। जिंदा या मुर्दा पकड़ने का भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन एसटीएफ की टीम मलखान तक नहीं पहुंची। लेकिन मलखान जिस वजह से बना था, उसका पहला दुश्मन कैलाश पंडित, वो अभी तक हाथ नहीं आया था। आखिरकार लंबे वक्त के बाद मलखान को खबर मिली कि कैलाश पंडित उसी गांव में आया हुआ है। उसने अपने पूरे लोगों के साथ गांव में ढाबा बोला और कैलाश पंडित को गोली मार दी। और इस तरीके से जिस दुश्मनी के चलते मलखान सिंह चंबल तक पहुंचा था, उस दुश्मन को उसने मार डाला। कैलाश पंडित की मौत के बाद एमपी में फिर हड़कंप मचा, क्योंकि कैलाश पंडित अच्छे खासे परिवार, दबंग परिवार से था। तो कैलाश पंडित की मौत के बाद उसका एक काम और अधूरा रह गया था। 2 चीज़ों की वजह से उसने चंबल का रुख किया था। एक, कैलाश पंडित उस पुरोहित परिवार का वो मुखिया जिसके कारण वो कई बार बेकसूर होते हुए भी जेल गया। और दूसरा, गांव का वो मंदिर जो 100 बीघा में था, जिसके ऊपर पुरोहित परिवार ने कब्जा कर रखा था। और मलखान चाहता था कि इस पर सभी का हक हो। तो कैलाश पंडित को मार डाला, बदला पूरा हो गया।
लेकिन मंदिर और ज़मीन का मामला पूरा नहीं हुआ था। इत्तेफाक से इसी दौरान चूँकि मलखान चंबल का इतना बड़ा डाकुओं का सरदार हो गया था, किंग ऑफ डकैत, बहुत सारे पत्रकारों की उस पर नज़र थी। उस वक्त टीवी मीडिया इतना था नहीं, तो कुछ अखबारों के रिपोर्टर उस ज़माने में मलखान की फ़ोटो इंटरव्यू लेने अपने अपने सोर्सेस के ज़रिए चंबल पहुंचते हैं। ख़ास तौर पर 3 जर्नलिस्ट वहां जाकर मुलाकात की, बात की, उसके बाद वापस आते हैं, रिपोर्ट करते हैं। फिर उसी दौरान उन्हें पता चला उसी मंदिर ज़मीन के बारे में। फिर ये बात सरकार तक पहुंचती है कि मलखान का मेन दुश्मन तो मारा गया, लेकिन वो ज़मीन का विवाद अभी भी कायम है, और ज़मीन का विवाद जब तक कायम है मलखान हथियार नहीं डालेगा। और तीनों पत्रकार के जरिए ये मीडिएटर बनते हैं, और एमपी सरकार ने मलखान से बात की। और उस वक्त सेंट्रल में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी से भी सहमति ली गई। इसके बाद इन तीनों जर्नलिस्ट के जरिए मलखान तक संदेश पहुंचाया गया। फिर मलखान ने कहा कि अगर वो 100 बीघा ज़मीन पुरोहित परिवार से आज़ाद करवा दिया गया तो मैं सरेंडर के बारे में सोच सकता हूँ। तो ये 3 जर्नलिस्ट के जरिए मलखान से बातचीत होती रही। इंदिरा गांधी ने भी सहमति दे दी, और आखिरकार अर्जुन सिंह ने ये बात मान ली। अर्जुन सिंह उस समय के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने जो ज़मीन थी उसके बारे में तफ्तीश कराई, और फिर पाया कि हाँ, इस पर गलत तरीके से कब्जा हुआ है। और फिर मलखान तक ये खबर पहुंचाई गई कि पुरोहित परिवार के कब्जे से वो ज़मीन ले ली गई है। और जब ये बात पहुंची मलखान तक, तो उसने कहा ठीक है, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। 15 जून 1982 जो तारीख थी, तय हुआ कि मलखान अपने पूरे साथियों के साथ हथियार डालेगा। इसके बाद मलखान सिंह उस दिन पहले दुर्गा माता के मूर्ति के पास गया, अपने हथियार रखे, फिर पूजा की। उसके बाद एक मैदान में इसके आत्मसमर्पण का पूरा वो रखा गया था, जिसमें अर्जुन सिंह खुद थे मुख्यमंत्री। ये सुनकर कि मलखान सिंह यहाँ आने वाला है, आत्मसमर्पण करने वाला है, कहते हैं करीब 30-35 हज़ार के आसपास की भीड़ यहाँ पहुँच चुकी थी। पूरे ग्राउंड में भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल का काम हो गया था। उनमें से बहुत सारे पुलिस ऐसे थे जो खुद मलखान की एक झलक देखना चाहते थे। तो 30-35 हज़ार लोगों की भीड़ के सामने मलखान सिंह के तमाम गैंग मेंबर ने एक एक करके वो सफिकेटेड उस वक्त के आधुनिक हथियार रखे और अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर किया। और मलखान सिंह ने उस सरेंडर के पहले अर्जुन सिंह के सामने कुछ शर्तें भी रखी थी कि उसे या उसके किसी भी गैंग के मेंबर को अब तक के किए गए उसके जुर्म के लिए सजाए मौत नहीं दी जाएगी। बाकी आप मुकदमा चलाओ, लेकिन आप फांसी की सज़ा नहीं दोगे और उनके परिवार को तंग नहीं करोगे। ऐसे कुछ और शर्तें थीं। उसके बाद इन शर्तों को माना गया। इन लोगों के सरेंडर के बाद इन सभी लोगों को कुछ दिनों तक वहाँ एक ओपन जेल में रखा गया। और फिर करीब जो 94 केस थे, उन मुकदमों की शुरुआत हुई। चूँकि उस समय एक चल रहा था सुधार कार्यक्रम, तो इस केसों में ज़्यादातर में तो कोई गवाही नहीं आया, सबूत तो थे ही नहीं। तो करीब 6 साल तक जेल में रहने के बाद 1982 में ये हुआ था, और 1989 में मलखान जेल से रिहा हो गया। करीब 6 साल टोटल जेल में रहा। जेल से रिहा हुआ, फिर अपने परिवार के साथ रहा। फिर धीरे धीरे उसने राजनीति का रुख किया। उसने चुनाव भी लड़ा, हालांकि हारा। और अभी जिस गांव से पूरी दुश्मनी की बुनियाद शुरू हुई थी, उस गांव की मुखिया सरपंच मलखान की बीवी, वो भी निर्विरोध, यानी सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ लड़ने के लिए। और मलखान ने ये वादा किया, अभी भी वो वहीं हैं, कि वो इस गांव का वो पूरा नक्शा बदल कर रख देगा और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सड़क से लेकर पानी, हर चीज़ की सुविधा होगी। तो ये थी कहानी बागी डकैत डाकुओं का सरदार, किंग ऑफ डकैत मलखान सिंह की। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी कहानी में। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।